नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अगर यह वीडियो लेक्चर फेसबुक पेज लॉकुल के देख रहे हैं तो इस पेज को भी आप फॉलो करना नहीं भूलेंगे। इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। देखिए, मैं समय समय पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूं जो कि हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं या जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं, इवन जो हमारे सीनियर्स भी हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे कंटेंट तैयार करूं, समय समय पर उनको यह जानकारी अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दूं ताकि उनको मैं कुछ हद तक मदद कर पाऊं। देखिए, यह जो लॉकुल का मैंने कॉन्सेप्ट लाया है, इसका एक ही उद्देश्य है और वह उद्देश्य है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में जो हमारे साथी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें कंसिस्टेंसी लाना। और देखिए, कानून की जो पढ़ाई है ना, सिर्फ एक जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए ही आवश्यक नहीं है। यह जो हमारे तमाम अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए भी अति आवश्यक है। और देखिए, मैं तो अभी बहुत ही नया हूँ, कहिए एक तरीके से इस फील्ड में। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वह भी मुझे मोटिवेट करते हैं समय समय पर। काफ़ी लोग का कमेंट आता है इस पर मेरे वीडियो लेक्चर्स पे कि श्वेताब जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके वीडियो लेक्चर से हमें भी कुछ नया जानने का मौका मिलता है। तो देखिए, ये पेशा जो है ना, ये पेशा क्या कहूँ मैं, ये जो फील्ड है लीगल का, बहुत ही पायस है, यानी बहुत पवित्र है और बहुत डायनेमिक है। हमें एक दूसरे से सीखना होता है। इवन आपको मैं बता दूं कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो कभी कभी कुछ ऐसे एडवोकेट्स आ जाते हैं जिनकी जो हियरिंग के दौरान इतना अच्छे तरीके से उनका प्रेजेंटेशन होता है कि इवन जजेस भी कहते हैं कि वकील साहब, आप बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को सामने रख रहे हैं और हमें भी कुछ नई चीज़ों का पता चला। इवन मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी मोटिवेट किया था। मुझे याद है, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे और उनकी कोर्ट में मैं था और इतना मोटिवेट किया था उन्होंने मुझे और बहुत प्रभावित हुए थे। तो देखिए, ये तो एक मैंने अपनी छोटी सी स्टोरी बताई है। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे से हमें सीखना है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड थॉट्स, कानून का सबसे बड़ा अगर कोई मैं कहूँ एक उसका एक नींव है, ठीक है, उसका एक बेस है अगर, तो वह है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड थॉट्स। हर रोज़, अभी अगर मैं आप ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमारे लीगल फील्ड में हो रहा होगा, ठीक है। रोज़ नया जजमेंट आता है, तमाम चीज़ें आती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को, अगर मैं कहता हूँ कि आप मुजफ्फरपुर शहर में रहते हैं या फिर किसी भी एक शहर में रहते हैं जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी सिटी नहीं है, आपको लगता है कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ठीक है, ये बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, ठीक है, तो हम एक छोटे से शहर में रह के कैसे खुद को अपडेट रख सकते हैं। तो देखिए, अब तो इंटरनेट का युग है, ठीक है, इंटरनेट का युग है। उससे कनेक्ट करके आप, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, खुद के लीगल नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, खुद के स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं समय समय पर कुछ ऐसे वीडियो लेक्चर्स लाता रहता हूँ, थोड़ा सा हट कर लाता हूँ जिससे कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे भी अपने किसी जूनियर से, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड से कुछ सीखने का मौका मिलता है, किसी यंग फ्रेंड से सीखने का मौका मिलता है, तो उनसे मुझे सीखना चाहिए। और मैं देखता भी हूँ, मुझसे भी काफ़ी जो जूनियर्स हैं, ठीक है, उनके भी मैं वीडियो लेक्चर्स देखता हूँ, उनके भी लेक्चर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा नॉलेज उनके पास है, बहुत टैलेंटेड हैं वो। तो सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और ख़ासकर यह जो लीगल प्रोफेशन है, लीगल की जो फील्ड है, इसमें तो आपको ताउम्र, पूरी ज़िंदगी भर आपको सीखना है। और डाउन टू अर्थ रहिए, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आपको अपने बारे में प्रचार प्रसार करना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो हाव भाव है, आपका जो जेस्चर्स है, उसी से अगर सामने वाला समझदार होगा, थोड़ी भी उसमें समझदारी होगी, तो वो खुद समझ जाएंगे, ठीक है। तो अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं, अपना शांति से अपना काम करना है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने आप को अपडेट रखिए, समय की कीमत को समझिए। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हर किसी के पास डेटा होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है।
और अब तो 5G का ज़माना है, ठीक है। तो आप अच्छी चीज़ों से खुद को कनेक्ट कीजिए और रोज़ अपने आप को अपडेट कीजिए। एक जजमेंट तो आपको पढ़ना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, एक जजमेंट तो पढ़िए एटलीस्ट। अभी अगर नहीं हो पाता तो हफ्ते में कम से कम एक जजमेंट पढ़िए, उसका एनालिसिस कीजिए। जैसे न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, उसको लेके लोगों को लगता है कि अब कैसे पढ़ें इसको, चीज़ें समझ में नहीं आ रही। देखिए न्यू क्रिमिनल लॉज में आप देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे लेक्चर में, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ इसको तैयार किया गया है, एक बहुत ही बेस्ट कहते हैं टेक्निक के साथ इसको तैयार किया गया। इसको आप अगर अच्छे से देखेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जैसे मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, 3 मेजर क्रिमिनल लॉज आए, ठीक है। एक आपका आया भारतीय न्याय संहिता, एक आपका आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक आपका आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर मैं बात करूं आपके भारतीय न्याय संहिता 2023, तो ये किसको रिप्लेस करके आया? तो ये रिप्लेस करके आया इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है, 1860। अब इंडियन पीनल कोड का एक्ट नंबर क्या था? तो एक्ट नंबर 45 था। तो ये उसको जो रिप्लेस करके, यानी उसको हटाकर जो उसके जगह पर नया कानून आ गया है, ठीक है, नया जो पीनल लॉ आ गया है। पीनल लॉ का मतलब जिसमें पनिशमेंट की बात कही गई है, सजा की बात कही गई है। तो आईपीसी को हटा के कौन सा आ गया नया कानून? आपका आ गया भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस इसको शॉर्ट में कहते हैं, 2023। तो आईपीसी का भी एक्ट नंबर 45 था, बीएनएस का भी जो 2023 का, इसका भी एक्ट नंबर क्या है? 45 है। कितना आसान है, ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। देन आफ्टर आप नीचे आ जाइए, सीक्वेंस में 45 के बाद एक और एक्ट नंबर आ जाता है 46। 46 एक्ट नंबर किसका है? तो यह सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, जिसका एक्ट नंबर 46 है, यह आया है, ठीक है। तो ये इसका एक्ट नंबर क्या है? तो एक्ट नंबर 46 है। देखिए कितना सीक्वेंस में चीज़ों को लाया गया है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, तो इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट था हमारा, था ना इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके क्या आया? तो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके आया बीएसए, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, ठीक है। इसका एक्ट नंबर क्या है? तो इसका एक्ट नंबर है आपका 45, 46 यानी 47। सीक्वेंस में आ गए, कितना इजी है। 45 हो गया आपको बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 45, ठीक है, एक्ट नंबर 45। नीचे आइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करके आया, यानी जो आपका प्रोसीजर लॉ था, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ था, वो आपका नया क्या है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका एक्ट नंबर 46 हो गया, ठीक है, 45 का 46। नीचे आ जाइए, अब साक्ष्य अधिनियम की बात हो जाए, पनिशमेंट की बात कर ली हमने, प्रोसीजर की बात कर ली, अब एविडेंस की बात कर लेते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसको रिप्लेस करके क्या आया आपका? तो उसको रिप्लेस करके आया आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसका एक्ट नंबर क्या है? तो इसका एक्ट नंबर आपका 47 है। तो 45, 46, 47 कितना इजी है, ठीक है। राष्ट्रपति महोदया से कब मंजूरी मिली? तो 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर को आप कनेक्ट कर सकते हो, उस दिन क्रिसमस डे होता है, ठीक है। तो उससे आप कनेक्ट कर लीजिए आप 25 दिसंबर, तीनों का वही है, तीनों जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं तीनों का डेट वही है आपका 25 दिसंबर 2023। एक्ट नंबर का ट्रिक मैंने बता ही दिया आपको, सीक्वेंस में 45, 46, 47, ठीक है। पहले पनिशमेंट की बात कर लीजिए, फिर प्रोसीजर की बात कर लीजिए, फिर एविडेंस की बात कर लीजिए, तीनों 45, 46, 47 ऐसे करके। तो देखिए ऐसे आप चीज़ों को पढ़िएगा ना। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो लेक्चर्स आप देखिए या किसी के भी वीडियो लेक्चर्स देखिए, जिस सब्जेक्ट का आप वीडियो लेक्चर देखते हैं, खासकर मैं इन 3 नए क्रिमिनल लॉज का आपको बता दूं, आप बेयर एक्ट अपने पास हमेशा रखिए। आप अगर बेड पे भी सोते हैं जहाँ पर, ठीक है, बगल में रखिए आप। मैं तो यही करता हूँ, रात में मुझे लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना है, मैं रात में उठकर मेरे बगल में बेड पे बगल में रखा रहता है, मेरे साथ मेरा बेयर एक्ट रहता है, मैं कभी भी खोल के उसको पढ़ लेता हूँ, चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी हमेशा। और कभी भी कोई वीडियो लेक्चर आप देखिए, कभी भी देखिए, बेयर एक्ट रखिए। बेयर एक्ट आपका जो है ना वो रूट है, जड़ है, उससे आप अलग खुद को नहीं कर सकते हैं। मेरा वीडियो लेक्चर, किसी का भी वीडियो लेक्चर देख के अगर आपको लगता है कि आपका लॉ पे कमांड हो जाएगा या आप जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं एक साधारण सा नॉलेज भी आप गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेयर एक्ट से जब तक आप खुद को कनेक्ट नहीं कीजिएगा। आप हाइलाइटर रखिए और देखिए बेयर एक्ट के लैंग्वेज को मैं या कोई भी मेंटोर होते हैं उसको बाइफरकेट करते हैं ईजीएस्ट लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल तरीके से,
ठीक है, हमारा काम यही होता है, क्योंकि देखिए जो बेयर एक्ट है, जो कानून में बातें कही गई हैं, जो ड्राफ्टिंग है, उससे अलग तो हम बता नहीं सकते हैं आपको, हमको उन्हीं बातों को बताना है। लेकिन उन बातों को हम क्या करते हैं, इस तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है, इस तरीके से समझाते हैं ताकि वो चीज़ें आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो आपको रिकॉल हो। टेक्निक बताते हैं हम कि कैसे वो चीज़ें आपको रिकॉल हो, कैसे आपको अच्छे तरीके से उस सारी बातें आपको याद हो। उन टेक्निक्स को हम अब आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने अभी टेक्निक आपको बताया एक्ट नंबर याद करने का, फिर डेट ऑफ इनेक्टमेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट मतलब क्या हो गया, जिस दिन इस कानून को मंजूरी मिली उसको कहते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट, और जिस दिन से यह कानून लागू हो जाता है उसको कहते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट, ठीक है, यानी कानून को मंजूरी कब मिली और कानून लागू किस दिन से हुआ। तो कानून को मंजूरी किस दिन मिली, तो 25 दिसंबर 2023 को हमारे 3 जो मेजर क्रिमिनल लॉज हैं नए, उनको मंजूरी मिलती है 25 दिसंबर 2023 को। अब यह लागू कब से हुआ, सिंपल सी बात है, 1 जुलाई 2024 से यह लागू हुआ। बस इतना ही तो ध्यान रखना है चीज़ों को। देखिए ऐसे पढ़िएगा ना, सीक्वेंस में पढ़िएगा, बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब न्यू क्रिमिनल लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो भाई नया ज़माना आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, आईटी का ज़माना आ गया, वर्चुअल कोर्ट्स हैं, तो कुछ अमेंडमेंट्स उसके हिसाब से हुए होंगे, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिनको कि आपको डिफाइन नहीं किया गया होगा पुराने प्रोसीजर लॉ में, सीआरपीसी में, जो कि नए क्रिमिनल लॉज जो प्रोसीजर लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें डिफाइन किया गया उसको। ठीक है, ऐसे अप्रोच लेके चलिए। आप सोचिए कि अगर नया कानून आया है, कुछ तो इसमें बदलाव हुआ होगा। अब जैसे सेक्शंस कितने हैं, तो पुराने जो सीआरपीसी था उसमें 37 चैप्टर्स थे और 484 सेक्शंस थे ना। अब नए वाले में क्या है, तो 39 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 39 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस कितने हैं, तो 531 सेक्शंस हैं। देखिए ऐसे याद कीजिए, पुराने वाले में कितना था, 37 चैप्टर्स था। निश्चित तौर पे आपको ध्यान में होगा, आप तैयारी करते थे तो इतना तो एकदम ये बेसिक सा क्वेश्चन है। 37 चैप्टर्स थे ना, और सेक्शंस कितने थे, 484 थे। यही बात थी। नए वाले में 2 चैप्टर्स और बढ़ गए, 39 चैप्टर्स हो गए, और ठीक है, और सेक्शंस कितने हो गए, तो 531, ठीक है, 531। ऐसे समझिए, ठीक है। इतने चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिए, और बार बार देखिए, आपको अगर नॉलेज गेन करना है, खुद को अपडेट करना है, इसका एक ही तरीका है। नहीं तो आप किसी भी कोचिंग में कहीं भी चले जाइए, किसी भी मेंटर को खोज लीजिए, कहीं भी चले जाइए, किसी के पास चले जाइए, ठीक है, आपको कुछ याद नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पढ़ना है, समझना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है कंसिस्टेंसी। एक ही मंत्र है, इसको आप ध्यान में रखिए, कंसिस्टेंसी। मैं ही हूँ, आज मैं समझा रहा हूँ आपको चीज़ें, ठीक है। अगर मैं 4 दिन 5 दिन अगर यह काम बंद कर दूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ हर रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ ना, मेरे पास अगर ये सारी बुक्स नहीं हैं, तो मोबाइल है मेरे पास, मैं मोबाइल से देखता हूँ। अपने वीडियो लेक्चर्स को भी मैं खुद भी देखता हूँ, बार बार देखता हूँ। मुझे अपने वीडियो लेक्चर्स इसलिए मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ कमी रह गई है मेरे लेक्चर्स में, तो उसको मैं और इम्प्रूव करूँ। क्योंकि देखिए मेरी एक सोच है, जब तक मैं मेरे लेक्चर्स को देखकर सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा, तब तक मैं आपको कैसे सेटिस्फाई करूँगा। तो पहले मुझे लगना चाहिए कि हाँ, ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, कहीं भी आपको पढ़ना रोज़ है, हर रोज़ पढ़ना है। तो ये बातें हो गई, मैंने आपको बता दिया कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितने सेक्शंस हैं। अब यह जो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो फाइनल आपका सेक्शन होता है, सेक्शन 531 लास्ट जो सेक्शन होता है, उसके बाद एक टेबल दिया होता है, एक चार्ट दिया होता है, जिसमें कि आपको बताया होता है कि फर्स्ट शेड्यूल होता है, उसको वो जो टेबल बना रहा है उसको कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। वो टेबल होता है, फर्स्ट शेड्यूल का टेबल होता है। उसी शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में बताया जाता है आपको कि कौन सा जो है आपका बेलेबल ऑफेंस है, कौन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये आपको कॉलम 5, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 में आपको बताया जाता है कि कौन से अपराध बेलेबल अपराध हैं, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस हैं, जमानती अपराध हैं, कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कौन गैर जमानती अपराध हैं, यह बताया जाता है। आपसे पूछ भी लिया जाता है कि ये बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। तो दीज ऑफेंसेस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंसेस विच आर शोन इन द कॉलम 5 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सिंपल सा इसका आंसर है आपका, ठीक है ना, कि भाई जो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिन्हें कि दर्शाया गया है, जिन्हें बताया गया है। कहाँ बताया गया है, तो कॉलम 5, ठीक है, कॉलम 5 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल।
और यह कॉलम 5 का फर्स्ट शेड्यूल कहाँ होता है? अगर आप इंटरव्यू में भी बता दीजिएगा कि सर ये जो टोटल सेक्शंस हमारे होते हैं ना, 531 सेक्शंस दिए हुए हैं, न्यू प्रोसीजर लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो लास्ट जो सेक्शन होता है उसके बाद आप पेज पलटिएगा तो फर्स्ट शेड्यूल पूरा एक टेबल बना होता है, वहाँ पे दिया हुआ है इसको, ठीक है, कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं, कौन से कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है, कौन किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, किस कोर्ट के द्वारा उसकी सुनवाई होती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें दी होती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि नया कानून आया है तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। आखिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा थोड़ी है कि उस कानून को हटा दिया और पूरा उसको सिर्फ सेक्शंस आगे पीछे कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, भाई आईटी का ज़माना है, वर्चुअल कोर्ट्स हमारे चले, खासकर कोविड के बाद से बहुत कुछ हर फील्ड में बदलाव आया, उसी तरीके से हमारे लीगल फील्ड में भी बदलाव आया। अब तो फाइलिंग भी होती है, देखते हैं ई फाइलिंग होती है, ठीक है ना, आपका हर चीज़ ऑनलाइन तरीके से हो गया है, डिजिटल किया जा रहा है चीज़ों को। तो जब इतना सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आईटी के क्षेत्र में हो रहा है, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को हम कैसे इग्नोर करेंगे? इसे भी तो डिफाइन करना होगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये आपका 2(1)A में दिया हुआ है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यहीं से शुरुआत कर दीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से शुरुआत कर दीजिए ना, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अभी ये क्या है? यह जो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं, ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से देख रहे हैं। ऑडियो मतलब आप मुझे सुन पा रहे हैं, वीडियो मतलब आप मुझे देख भी रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसे डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है कानून के तहत। कहाँ किया गया? 2(1)A में किया गया, नहीं 2A में इसको डिफाइन किया गया है। A से शुरुआत कर दीजिए, 2A से डिफाइन किया गया, ऐसे समझिए, ठीक है। अब देखिए बेल, ठीक है, बेल बॉन्ड इसको डिफाइन नहीं किया गया था पुराने प्रोसीजर लॉ में, यहाँ डिफाइन किया गया। तो 2B में क्या है? तो बेल को डिफाइन किया गया, 2B को, ठीक है। फिर अगर बेल को डिफाइन किया गया तो बेल बॉन्ड को भी डिफाइन करने की जरूरत है। तो 2B में आपका हो गया बेल, 2C को छोड़ दीजिए, अब C को छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए एक सेक्शन, तो D में आ जाइए। तो 2D में क्या है आपका? तो 2D में आपका बेल बॉन्ड है। भाई बेल, अगर आपको बेल मिलता है, देखिए कानून में क्या होता है, जब आपको बेल मिलता है ना, तो बेल के बाद आपको कोर्ट में एक बेल बॉन्ड फर्निश करना होता है, ठीक है, एक शर्त होती है, ठीक है, कंडीशन होती है, ठीक है, ऐसे समझिए, ऐसे याद कीजिए। तो जो कंडीशन है उसको फुलफिल कीजिएगा कि इतने का आपको बेल बॉन्ड कोर्ट में फर्निश करना होता है। तो भाई उस बेल बॉन्ड को परिभाषित नहीं किया गया था, यहाँ परिभाषित कर दिया गया, यहाँ डिफाइन कर दिया गया। डिफाइन कहाँ किया गया? 2D में किया गया, बेल बॉन्ड, बॉन्ड में D, आप आ जाइए यहाँ पर D के साथ, तो हो गया ना 2D में बेल बॉन्ड हो गया। बेल बॉन्ड के बाद बॉन्ड भी होता है, जिसे पर्सनल बॉन्ड कहते हैं ना, निजी मुचलके पर छोड़ दिया, थाने से ही PR बॉन्ड पे छोड़ दिया, पर्सनल बॉन्ड जो होता है, ठीक है, सुनते हैं ना आप। तो यह हुआ छोटे मोटे अपराधों के लिए होता है। तो 2D में बेल बॉन्ड हो गया, तो 2E में आप बॉन्ड पर आ जाइए। तो ये तरीका है आपका कुछ इस तरीके से। जब आप समझिएगा ना, तो इस तरीके से आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, एग्जाम रूम में भी आपको रिकॉल होगा, इंटरव्यू में रिकॉल होगा, मेंस आंसर राइटिंग लिखिएगा वहाँ रिकॉल होगा। देखिए कम से कम आपका बेस बनना चाहिए, लॉ में बेस बनना बहुत ज़रूरी है। तो 2D तक यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, तो 2D हो गया, ठीक है। उसके बाद 2E में मैंने बता दिया कि बॉन्ड है। अब 2C हमने छोड़ दिया था, तो 2C को क्यों छोड़ना है? जब बेल बॉन्ड की बात हो रही है, बेल की बात हो रही है, बॉन्ड की बात हो रही है, तो फिर आपको ऑफेंसेस भी समझ में आना चाहिए कि ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो 2C में क्या डिफाइन किया गया है? बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। मैंने आपको बताया भी है कि ये बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। तो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंसेज है जिनको कि डिफाइन किया गया है, जिनको कैटेगराइज किया गया है। कहाँ पर? तो आपको जब लास्ट सेक्शन 531 है उसको पलटिएगा, एक टेबल आपको मिलेगा वहाँ पर, फर्स्ट शेड्यूल। वो टेबल जो है आपके फर्स्ट शेड्यूल में है और कॉलम 5 में आपको कैटेगराइज किया गया है कि कौन से ऑफेंसेज जो है आपके बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेज आपके नॉन बेलेबल हैं। ऐसे करके चीज़ों को आप समझिएगा तो आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। फिर कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेज होते हैं जिसमें कि विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट करती है। डिफाइन कहाँ किया गया है? तो कॉग्निजेबल, G में आ जाए, GO ऐसे करके आप, तो GO में G आ गया आपका कॉग्निजेबल और O आ गया आपका नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं इसमें क्या होता है? FIR दर्ज की जाती है, इसमें पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया जाता है और इसमें बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। यह कुछ इसकी पहचान है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कैसे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है। पहले पुलिस ऐसे अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट के लिए भी कोई आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। वहीं अगर हम बात करें और इसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इसमें एफआईआर जो शिकायत दर्ज होती है थाने में, उसको हम एफआईआर कहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ थाने में एफआईआर ही दर्ज होती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं हम थाने में गए लेकिन हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कुछ नोट तो कर लिया, कुछ लिख तो लिया पुलिस वाले ने, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की। हमारे कागज़ को तो ले लिया, ठीक है, हमने जो आवेदन दिया था, एप्लीकेशन दिया था, उसको ले लिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। देखिए, हर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, गैर संज्ञेय अपराध होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। कानून में दिया हुआ है ना, कैसे एफआईआर दर्ज हो। इसमें जो आपका 2O है, 2O में डिफाइन किया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो छोटे प्रवृत्ति के अपराध होते हैं। इसमें पुलिस न तो गिरफ्तारी करती है, ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यह आपका जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस क्या करती है, एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसे हम एफआईआर नहीं कहते, इसे एनसीआर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को आप समझिए। अब जो आपका एफआईआर है, ठीक है, एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर के बाद पुलिस का क्या काम होता है, इन्वेस्टिगेशन का काम होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट सौंपती है। तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ है, सीआरपीसी में 173 के 2 में था, क्लॉज 2 में था। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 193 के क्लॉज 3 में दिया गया है आपको पुलिस रिपोर्ट जो होता है। पुलिस रिपोर्ट में भी दो बातें आती हैं, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट में भी आपको दो बातें आती हैं। एक क्या आता है, आपको चार्जशीट आता है, और एक क्या आता है, चालान आता है। तो दो बात से आपको समझना है, चार्जशीट हो गया, आपको चालान हो गया, ठीक है। लेकिन यह दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। चार्जशीट चालान कब पुलिस फाइल करती है, जब पुलिस को कुछ एविडेंस मिलता है, ठीक है, जो आरोप लगे हैं एविडेंस मिलता है। अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता, नो एविडेंस का केस होता है, तो यहाँ पुलिस को क्या मिलता है, तो यहाँ पुलिस को आप क्या करती है, पुलिस कौन सी रिपोर्ट फाइल करती है, तो यहाँ पुलिस रिपोर्ट जो फाइल करती है उसे हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन 193 के क्लॉज 3 में आता है। तो देखिए, ऐसे चीज़ों को जब आप पढ़िएगा तो चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। हम पुलिस रिपोर्ट की बात करते हैं। पुलिस रिपोर्ट भी आपका डिफाइन किया गया है। तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ है, तो 2T में दिया गया है। जो आपका डिफाइन किया गया डेफिनेशन है उसके 2(1) के T में डिफाइन किया गया है आपको, ठीक है। वहीं अगर ऑफेंस की बात करें तो ऑफेंस आपका 2Q में डिफाइन किया गया है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसे चीज़ों को जब आप कनेक्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। 0 एफआईआर की बात हुई, 0 एफआईआर भी आपका क्या है कि जो नया सेक्शन आ गया है आपका, सेक्शन आपका है 173 है। एफआईआर की जो बात होती है सेक्शन 173 में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें 0 एफआईआर की भी बात कही गई है, इसमें ऑनलाइन एफआईआर की भी बात कही गई है। 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्या था वो आपको पता है, ये कि आपके साथ अगर किसी थाना क्षेत्र के तहत अपराध होता, आप किसी नए शहर में गए हैं, आपको नहीं पता है कि किस थाने में जाके हमें अपनी एफआईआर को दर्ज करवाना है, ठीक है। आपके साथ संज्ञेय अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई गंभीर अपराध हुआ है, उसी में आपका एफआईआर, आप 0 एफआईआर के लिए आप जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है किस थाना क्षेत्र के तहत आपको जाना है, तो आप किसी भी थाने में चल जाते हैं। तो थाने वाले यह कह के आपको वापस नहीं करेंगे कि देखिए यह जो आपके साथ अपराध हुआ है ना, क्राइम हुआ है, ये घटना जो हुई है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यह पुलिस आपको अब मना नहीं कर सकती है। पहले भी नहीं कर सकती थी, लेकिन पहले क्या था, कानून में प्रावधान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जो है 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन सीआरपीसी में इसे परिभाषित नहीं किया गया था, कोडिफाइड नहीं किया गया था। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से इन सारी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता था। लेकिन जो नया आपका कानून आ गया है, प्रोसीजर लॉ आ गया है, इसमें इसे बाकायदा डिफाइन किया गया है, कोडिफाइड किया गया है, इसका प्रावधान दिया गया है, इसके लिए एक प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। देखिए, ऐसी चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। इंक्वायरी हो गया, इन्वेस्टिगेशन होगा। इंक्वायरी जो है आपका पहले क्या था, इंक्वायरी 2G में आता था और 2H में आपका इन्वेस्टिगेशन आता था। अब चीज़ें थोड़ी बदल गई, अब 2K में आपका इंक्वायरी आता, KL राहुल, ऐसे करके कुछ नाम याद आ रहा है ना, क्रिकेटर हैं। तो K से क्या हो गया, इंक्वायरी हो गया, 2K में इंक्वायरी, 2L में इन्वेस्टिगेशन हो गया। इंक्वायरी को पहले रख लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को रख लीजिए। इंक्वायरी भाई थोड़ा सुपीरियर हो गया ना, हमारे कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी किया जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है ना इंक्वायरी। तो 2K में आप इंक्वायरी को रख लीजिए, ठीक है। इंक्वायरी क्या है आपका, जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, ठीक है। और आपका 2L में जो आता है वह क्या है, वह आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, ऐसे चीज़ों को समझिए, ऐसे कनेक्ट कीजिए, तब आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।